हेलो एवरीवन, मैं अमरीन और मैं आपके सामने कल ज्योग्राफी वाला जो यूनिट लेकर आई थी, इंडियन ज्योग्राफी वाली यूनिट, जो हमारी 3rd यूनिट है। और अपन ने ये बात की थी कि अपन यहाँ पर 15 दिनों में 5 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ साथ में अपन क्या कर रहे हैं, दूसरी यूनिट का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है हमारा ये वाला मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, जो हमारा एमपीपीएससी में जिन टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है पहले हम उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। पढ़ना सारा है हमें, लेकिन हम फिर उसके बाद जो टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते, उनको अपन धीरे धीरे बाद में कंप्लीट करते जाएंगे। लेकिन पहला अपना दायित्व क्या है कि अपन पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें जहां से क्वेश्चन आने हैं। तो उसके लिए एक नजर, जैसे हमने पिछली वीडियो में 5 मिनट के लिए सिलेबस को समझा था, यहाँ भी हम 5 मिनट सिर्फ सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए जो हमारा मध्य प्रदेश वाला जो यूनिट 4 है ना, तो उसमें कौन कौन सी टॉपिक दिए हुए हैं जो हमें पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं हम देखें तो यहाँ वनोपज, नदियां, पहाड़ियां और पठार। पहला जो लाइन लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, ये लिखा हुआ है नदियों से तो 100% क्वेश्चन 1 या 2 मिल ही जाते हैं देखने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जलवायु, ऋतुएं और तापमान। यहाँ भी हमें जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में याद है कि मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी जो हमारा 2023 का पेपर हुआ है उसमें मिट्टी से एक बहुत अच्छा कथन वाला क्वेश्चन आया था, है ना। प्रमुख खनिज भी देख लेंगे, खनिज पूरे खनिजों को अपन समझ लेंगे, ट्रिक्स के साथ इन्हें रट लेंगे अपन, है ना। प्रमुख फसलें, जल है, जल संसाधन, सिंचाई परियोजना, किस किस तरीके से सिंचाई होती है, कौन सी परियोजनाएं लेकर आए हैं, है ना, सरकार के द्वारा, तो ये अपन कंप्लीट कर लेंगे। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत देख लेंगे। ये अपना जो इंडिया वाला जो दिया है ना ज्योग्राफी, उसमें भी सेम ये लाइन लिखी हुई है। कल अपन ने इस पर फोकस किया था। मध्य प्रदेश के पूरे उद्योग, जहां हम रह रहे हैं, जहां हमें अधिकारी बनकर जाना है, कम से कम हमें वहां के उद्योगों के बारे में पता, वहां की जहां पोस्टेड होने वाले हैं तो उधर की मिट्टी का पता हो, पता चला फसलें खराब हुई, अपन को पता ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं था, मालवा में पोस्टेड हो गए। तो ये सब चीजें हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जहाँ पोस्टेड होने वाले हैं वहां के वेदर का हमें मालूम हो, अपने जिले का, अपने इलाके का, मध्य प्रदेश का, वहां की मिट्टी से हम रूबरू हो। ये सारे टॉपिक क्या है, ये ऐसे टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, इनको जानो, समझने की कोशिश करो। जहां अपन ने इनको समझ लिया, ज्योग्राफी बिल्कुल ईजी हो जाएगी हमारे लिए। फिर क्या है, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण। यहाँ पे भी अपन को क्या देखना है, यहाँ पे भी हमें एक चीज समझनी है, वही वाला पोर्शन जो जनगणना वाला पोर्शन है हम उसको समझ लेंगे अच्छे से। तो जनगणना से यहाँ भी क्वेश्चन आए, तो अपन अब जो कंप्लीट करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हम सबसे पहले यहाँ कंप्लीट करेंगे नदियां, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन आना ही है। गांठ बांध लो कि नदी से क्वेश्चन आएगा ही, 1 2 3 भी हो सकते हैं, लेकिन नदी से तो आना है, इसलिए अपन क्या करें, जो आना है उसको पक्का कर ले, है ना। फिर हम लोग एक एक नंबर हर जगह से जोड़ जोड़ के हमें इन नंबरों को 80 तक लेके जाना है ना। तो सबसे पहले अपन नदियां उठाने वाले हैं, तो हम कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं, हम लोग उठाने वाले हैं यहाँ नदियां। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं मध्य प्रदेश में, कितनी नदियां हैं, इसको नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, नदियों से रिलेटेड सारे फैक्ट देख लेंगे हम लोग। नदी का उद्गम, मुहाना, इसकी सहायक नदियां, यही तो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हमें पूरी पीएचडी नहीं करनी है अभी, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है 1 साल का। अपन को क्या देखना है, जो एमपीपीएससी प्री पूछता है हमें वही उठाना है और उसको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब स्टार्ट करने वाले हैं नदियां। ओके, देखो अब अपन लोग क्या नदियां पढ़ रहे हैं ना, तो नदियों का पहले अपन ये लोकेशन जान ले। अगर मध्य प्रदेश में जो नदियां बह रही हैं वो किन किन दिशाओं में जा रही हैं, पहले अपन एक नजर मैप के ऊपर डालते हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का अपना मैप है अपन उसके हिसाब से देखेंगे। दक्षिण में जाने वाली, उत्तर में जाने वाली, पूर्व में और पश्चिम में जाने वाली नदियों की दिशा को समझ लेंगे एक बार। देखो क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। अब जब किसी चीज का उद्गम जहाँ होगा वो उसका मायका कहलाएगा, है ना। जैसे लड़की का घर, उसका मायका पैदा तो हुई लेकिन वो अपने घर दूसरी जगह चली गई, इसी प्रकार से है नदियों का हमारा क्या है, उद्गम तो यहाँ पर होता है लेकिन इनका जो मुहाना है वो कहीं और ही जाके बनता। सारी नदियों के जो मुहाने हैं वो अलग अलग जगहों पे, कोई भी एमपी में तो रह नहीं जाती। इसी कारण से अपन इसको क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले एक चीज समझते हैं, तो क्या है, जो हमारे उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, देखो इस प्रकार से अपन मैप से समझेंगे तो हमें याद रह जाएगा। उत्तर की ओर जाने वाली चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध,
बेतवा, कैन और टोंस, ये सारे जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर बह रही हैं। अब दक्षिण की ओर जो नदियां बह रही हैं, वो दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो है हमारी बैनगंगा, पेंच, बरधा, प्रणाहिता और कानन। फिर हम देखें पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर जा रही है सोन, जोहिला और महान, ये नदियां पूर्व की तरफ जा रही है ना। और ये दूसरी है हमारी नर्मदा, माही और ताप्ती, ये नदियां कहाँ है, पश्चिम की ओर अपना जो मुहाना बना रही है, जो गिर रही है पश्चिम में जाकर अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन ये होती हुई और राज्यों से होती हुई जाएंगी तो गिरेंगी का अल्टीमेटली जाकर ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, इस साइड वाली नदियां। और जो हमारी पश्चिम वाली नदियां पश्चिम में जाकर गिर रही है वो अरब सागर में जाकर। तो सबसे पहले अपन ने एक चीज तो समझ ली, एक चीज और याद रखना, नदियों को मैप से ही याद रखना तो ही हमें याद रह पाएंगे। इमेजिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसको इमेजिनेशन करेंगे मैप के द्वारा तो हम नदियां भूलते नहीं है, है ना। बाकी तो फैक्ट है, अब चंबल है, चंबल उत्तर की तरफ जा रही है, ये किस तरफ, कहाँ पे, ऊपर कहाँ है, उत्तर प्रदेश है, और इस साइड देखें तो राजस्थान है, फिर यहाँ से होती हुई घूमती हुई कहाँ कैसे जा रही है, अपन को सिर्फ मैप समझा सकता है। तो अपन को क्या करना है, मैप को तो रट लेना है, ठीक है। फिर अपन क्या देख रहे हैं, अब अपन जो नदी स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। सबसे पहले अपन कौन सी नदी स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपन कर रहे हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। तो उत्तर की ओर सबसे पहले अगर अपन देखें तो चंबल नदी है, चंबल नदी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इससे पहले अपन नदी स्टार्ट करें चंबल में, एक चीज और बता दूं, भारत में बहने वाली 5 बड़ी नदियां, भारत में नहीं मध्य प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां। अगर मध्य प्रदेश की अपन 5 बड़ी नदियों की बात करें तो सबसे पहली कौन सी नदी है, हमारी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, अब बड़ी तो अपन लंबाई के आधार पे ही बताएंगे इसको, तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये ऑल ओवर इसकी पूरी लंबाई है। और अगर अपन सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। नर्मदा के बाद अपनी कौन सी आती है, चंबल। चंबल नदी दूसरे नंबर की है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 965 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई। नर्मदा हो जाती है, फिर चंबल हो जाती है, नर्मदा चंबल, फिर सोन आ जाएगी अपनी। तीसरे नंबर की जो लंबी नदी है वो है हमारी सोन। सोन की जो लंबाई है वो है 780 किलोमीटर है। सोन के बाद नेक्स्ट हमारी नदी आती है, सोन के बाद आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है ऑल ओवर। फिर नेक्स्ट जो 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी आती है मध्य प्रदेश की, वो है हमारी बेतवा नदी। बेतवा की हाइट कितनी है, बेतवा की लंबाई कितनी है, बेतवा की लंबाई है 590 किलोमीटर। ये पूरी ऑल ओवर इनकी लंबाई है। ये 5 बड़ी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में बहने वाली हैं। अब अपन को क्या शुरू करने, हम लोग जो शुरू करने वाले हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, हम पहले नर्मदा स्टार्ट नहीं कर रहे, सबसे लंबी जो दूसरे नंबर की लंबी नदी है, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर की ओर बह रही है। उत्तर की ओर इस सीक्वेंस से अपन नदियों को कंप्लीट करेंगे। उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है वो चंबल नदी है और अपन चंबल को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो अब अपन चंबल पढ़ रहे हैं ना, तो चंबल में अपन को क्या देखना है, ये जो चंबल नदी है ना, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से, जनापावा पहाड़ी। जनापावा पहाड़ी कहाँ, इंदौर से होता है। जनापावा, ये सारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये बनी हुई है ना, यहीं से निकल रही है, यहीं पे है जनापावा पहाड़ी इंदौर में। और ये इस तरह से बहती हुई ये पूरी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है चंबल नदी। इसीलिए कहते हैं ये पूरी यहाँ से रतलाम मंदसौर वाला इलाका पूरा कवर करती हुई चंबल नदी निकल गई और इसने क्या किया, पूरी मध्य प्रदेश की ऊपर की सीमा को बना दिया, उत्तरी सीमा बनाती है। तो चंबल नदी का क्या है, उद्गम स्थल अपन को याद रखना कहाँ से होता है, जनापावा पहाड़ी इंदौर महू से होता है। इसकी लंबाई क्या है, इसकी जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट आता है मुहाना। इसका जो मुहाना है मतलब ये कहाँ जाकर, किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो ये क्या करती है, ये नदी निकल के गई, अब ऊपर की साइड गई, तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में इसको मिलती है हमीरपुर में एक इटावा। हमीरपुर में इटावा में जाके ऊपर से जो चली आ रही है यमुना नदी, किसकी, गंगा की सहायक नदी, और ये जाकर गंगा की सहायक नदी यमुना में मिल जाती है। अब ये यमुना में तो मिल गई, चलो यमुना में मिल के फिर ये और पूरा सारा कवर करके ये यमुना नदी गंगा में मिल जाएगी और गंगा नदी अपना पूरा पानी कहाँ गिराएगी, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये अपना पानी इस तरफ बंगाल की खाड़ी में ये अपना पानी गिरा दे। मतलब हमारी चंबल नदी का पानी कहाँ पहुंच गया, बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए था, थोड़ा सा सीक्वेंस बना दे तो मतलब इमेजिन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, फिर याद आ जाती हैं चीजें, है ना। तो फिर ये चंबल नदी ने क्या किया, अब ये जाके इटावा में जाके यमुना में मिल गई। अब हमें एक इम्पोर्टेंट चीज और है इसमें, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा उद्गम, इसकी लंबाई, मुहाना भी समझ लिया। अब सहायक नदियां, सहायक नदियां इसकी शिप्रा है। शिप्रा नदी के बारे में हम लोग, यहाँ पर उज्जैन बसा हुआ है शिप्रा नदी के किनारे, यहाँ पर क्या महाकाल वाला है एरिया, यहाँ कुंभ का मेला लगता है शिप्रा नदी के किनारे। काली सिंध, शिवना,
पार्वती, कूनो, बनास और सीप, ये सारी नदियां जो है किसकी, चंबल की सहायक नदी है ना। ये सारी किसकी, चंबल की ही सहायक नदी है। अब ये देखो हम लोगों ने जो उत्तर वाली नदी पढ़ रहे हैं ना, इसमें से हम चंबल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लेंगे, काली सिंध भी पढ़ लेंगे, शिप्रा भी पढ़ लेंगे और पार्वती भी पढ़ लेंगे। बाकी जो सिंध, बेतवा, कैन और टोन से वो इसकी सहायक नदियां नहीं है, तो हम इन्हें अलग से पढ़ेंगे। मतलब अभी जो हम उत्तर की 4 नदियां तो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इनमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, इसमें इतना पूछ सकते हैं सिर्फ कि जो शिप्रा नदी है उसका उद्गम क्या है, तो काकड़ी वर्डी पहाड़ी। काकड़ी वर्डी पहाड़ी भी कहाँ पर है, इसी एरिया विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही निकल रही हो, कोई पहाड़ी होगी, है ना। तो ये भी कहाँ पर है, इंदौर में ही है। शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से, काकड़ी वर्डी पहाड़ी इंदौर से हो रहा है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी काली सिंध। काली सिंध नदी जो है वो देवास जिले की बागली तहसील से निकलती है। काली सिंध जो नदी निकल रही है, ये सब जाके किसमें मिल रही है, ये मिल तो जाके रही है ना हमारे चंबल में, तो इनका क्या, ये अपना सारी नदियां जाकर उसमें मिल जा रही है, तो अपन मुहाना यही है इसका, चंबल नदी ही है इसका मुहाना। मतलब सिर्फ अपन को यहाँ इसका क्या देखना है, उद्गम देखना है, तो अपन उद्गम समझ लेते हैं। पार्वती नदी आष्टा सीहोर से निकलती है। पार्वती नदी ऐसे कुछ इमेजिन कर सकते हैं अपन ट्रिक समझ सकते हैं अपने दिमाग में। पार्वती जी हैं, उनके 8 हाथ है ना। आष्टा ऐसे अपन को याद रह जाएगा, आष्टा। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, आष्टा से निकलती है, सीहोर से। तो अपन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ना, तो अपन पकड़ लेते हैं फिर इससे, है ना। फिर नेक्स्ट आएगा कूनो। कूनो शिवपुरी पठार से निकलती है। कूनो नदी कहाँ से, शिवपुरी पठार से निकली और मिलकर इसमें गई चंबल में मिल गई, इसीलिए तो उसकी सहायक नदी है। सहायक नदी से याद रखो सहेली, है ना, सहेलियां नहीं मिल जाती हैं जाके, तो ये सबको ऐसे याद रखो, ये सहेलियां हैं, शिप्रा, काली सिंध, शिवना, पार्वती, कूनो, बनास, सीप, है ना। बार बार इनको बोलना है अपन को, तो अपन को 10 बार बोलेंगे ना तुरंत ही याद हो जाएंगे, बहुत बड़ा सीन नहीं है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन सहायक नदियों से पूछने लगे हैं आयोग में। अभी पिछली बार के जो अपन 2 पेपर देखे 23 का और 22 का, उन दोनों में सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी सहायक नदी है ना। तो अपन ने क्या किया, सहायक शिप्रा, काली सिंध, शिवना, पार्वती, कूनो, बनास, ये देख लिया। शिवना को देख लेते हैं, शिवना कहाँ से निकल रही है, शिवना निकल रही है रतलाम से। रतलाम देखो ना, ये वाला एरिया है, ये रतलाम यही है ना, इस साइड पे मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, ये पूरा किनारे का एरिया है। कौन सा वाला, पश्चिम वाला इलाका। यही से तो ये पूरी उत्तरी सीमा बन रही है, चंबल में जा जाके मिल रही है सारी नदियां, है ना। तो फिर ये रतलाम में उद्गम, रतलाम से उद्गम है। लेकिन एक चीज और है इसकी याद रखने वाली है, मंदसौर में इस नदी के किनारे, कौन सी, शिवना नदी के किनारे पशुपतिनाथ का मंदिर है ना। याद रख लेना इसको, पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है, तो शिवना नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में, मंदसौर में। बनास नदी सबसे लंबी नदी है इसकी, किसकी, हमारी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी, मतलब सबसे अच्छी सहेली, सबसे दूर तक इसके साथ जा रही है। कौन सी, बनास। बनास कहाँ से निकल रही है, राजस्थान से अरावली पर्वत श्रृंखला से, कुंभलगढ़ से निकलती है। राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ से निकलती है और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट और आखिरी अपन देखते हैं सीप नदी। सीप नदी कहाँ से निकल रही है, सीप नदी निकल रही है शिवपुरी से। शिवपुरी से निकलती है और इस नदी के किनारे क्या है, बंजारा बांध है। इस नदी के किनारे कौन सा बांध है, बंजारा बांध है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा चंबल नदी, इतना ही पढ़ना है। इसी तरीके से शॉर्ट आपको लिख लेना है और इसको बार बार पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो अपन ने चंबल नदी का उद्गम देख लिया, मुहाना देख लिया, इसकी सहायक नदियां देख ली, है ना। ये सब अपन ने इससे कंप्लीट, उसकी लंबाई देख ली कितनी। अब अपन को एक चीज और इसमें क्या देखना है, इसके ऊपर जो परियोजनाएं चल रही है चंबल नदी के ऊपर, परियोजनाएं तो इस पे कहाँ पे चलेंगी चंबल नदी, ये जहाँ जहाँ पे बह रही होगी। अब चंबल नदी कहाँ, 3 राज्यों में बहती है। एक तो अपने मध्य प्रदेश में बह रही है, राजस्थान में जा रही है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ जाती है, इटावा जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब ये परियोजनाएं भी फिर जब 3 राज्यों में बह रही है, तीनों राज्यों में चलेंगी। तो सबसे पहले अपन परियोजना को देखते हैं, जो हमारी गांधी सागर परियोजना है, मंदसौर मध्य प्रदेश की परियोजना है, ये हमारे अकेले की है। गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश की, ये 115 मेगावाट की है, विद्युत उत्पादित कर दी 115 मेगावाट। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, राणा सागर, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान की परियोजना 172 मेगावाट विद्युत उत्पादित कर रही है। जवाहर सागर कोटा राजस्थान की है और ये 99 मेगावाट की विद्युत उत्पादन कर रही है। देखो अब ये क्या है, अभी अपन लोग इतने सारे वो याद कर रहे थे, मतलब कितनी लंबाई है क्या है, तो इसको अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको याद रख लेना। देखो क्या है,
गांधी जी जो राणा सागर क्या है, ये बहुत पुराने थे ना, सबसे ज्यादा पुराने, सबसे पहले आए थे, तो इनकी एज भी ज्यादा होगी, तो मतलब एक तरीके से अपन देखें सबसे पुराने हैं तो 172 है ना, 172 पुरानी हो गई तो इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई। फिर इनके बाद अपन देखें तो गांधी जी कितने के हो गए? गांधी जी जो है वो 115 के हैं, दूसरे नंबर की इनकी हो गई पावर। फिर नेक्स्ट अपन देखें जवाहर सागर, तो जवाहरलाल नेहरू, ये तो अभी थे, तो इनकी क्या हो जाएगी सबसे कम 99 मेगावाट। इस तरीके से अपन इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, अपन ने ये समझ लिया। फिर इसके बाद अपन देखते हैं इसके कुछ जलप्रपात है चंबल नदी के ऊपर, कौन कौन से? चूलिया जलप्रपात, बैसोरगढ़ कोटा राजस्थान में है ये जो जलप्रपात है। झाड़ी देह जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। और शीतल माता जो है वो भी इंदौर में है। ये 3 जलप्रपात है, इनको एज इट इज अपन याद कर लेंगे। फिर अपन इसके देखें विशेष कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो हमें पता होना चाहिए। अब देखो चंबल नदी किसके लिए? बीहड़ निर्माण के लिए गड्ढे बनाती है ना, वहां अपन देखें अगर ये ऊपर का जो उत्तर का इलाका है भिंड मुरैना वाला, तो यहाँ पे क्या डाकुओं को छिपने की जो जगह बनती है, जो बीहड़ का जो निर्माण किया है ना, जो गड्ढे बनाए वो किसने? हमारे चंबल नदी ने बनाया। तो इसको अपन क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन के कारण बीहड़ का निर्माण कर देती है ना, नदी का जो पानी है ना वो जाके गड्ढे बना देता, बहुत तेजाई से आता होगा। बीहड़ प्रभावित जिले शिवपुरी, मुरैना और भिंड, कौन कौन से हैं जो जिले जो प्रभावित हो रहे हैं? वो कौन कौन से जिले हैं? शिवपुरी है, मुरैना है और भिंड है। घड़ियाल केंद्र मुरैना में है। चंबल नदी पे अगर ये क्वेश्चन आता है घड़ियाल केंद्र कहाँ पर है, तो घड़ियाल केंद्र चंबल नदी का कहाँ है? मुरैना में स्थित है। इस नदी में घड़ियाल संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखिए पुराना नाम क्या क्या है चंबल नदी का? चरमावती, धर्मावती, ये इसके पुराने नाम है। अब देखें अपन बनास, सीप, चंबल नदी जो है ना, ये 3 नदियां हैं। तो अपन ने देखा इसकी सहायक नदी बनास है, सीप है और ये चंबल नदी खुद। ये तीनों नदियां जाकर कहाँ पर? राजस्थान में एक जगह पे जाके मिलती है। तो ये क्या? रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। ये किसका? रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण क्या किया है इसने? अवनालिका अपरदन करती है चंबल नदी, ठीक है। फिर क्या किया है इसने? बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से है? शिवपुरी है, मुरैना और भिंड है। नेक्स्ट अपन देखिए घड़ियाल केंद्र मुरैना में है। इस नदी में घड़ियाल संरक्षण किया जा रहा है। पुराना नाम चरमावती, धर्मावती। और ये क्या कर रही है? रामेश्वर त्रिवेणी संगम बना रही है। 3 नदियां कौन कौन सी है? बनास हो गई है, सीप हो गई है और खुद और चंबल है इसमें, ठीक है। तो ये था पूरा ऑल ओवर अपन का चंबल नदी का। तो हमने जब हम परियोजनाएं पढ़ेंगे तो और डीप में परियोजनाओं को, राणा सागर और ये जवाहर सागर, गांधी सागर को और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल जो चंबल नदी का जितना फैक्चुअल था और जितना समझने का था, इसके आसपास से ही हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी अपन इसके एमसीक्यूज भी लगा लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जो अब नदी पढ़ेंगे चंबल के बाद, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी नदी पढ़ने वाले हैं। बेतवा नदी कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद अपन।